बाहरी बाधाओं को अगर पार करना है तो अपने भीतर की कमजोरियों को बाहर निकालना पड़ेगा। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित जिसको पहले पढ़ा नहीं गया, वह गद्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया, अपठित गद्यांश कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में वह गद्यांश नहीं दिया गया होता और आपकी परीक्षा में वह आता है, तो फिर वो आता कहाँ से है? अपठित गद्यांश किसी कहानी, किसी निबंध, किसी पत्र पत्रिका से, कोई ऐसा लेख जिसका छोटा सा अंश आपकी परीक्षा में दिया गया होता है, जो पहले आपने पढ़ नहीं रखा, लेकिन वह छोटा अंश अपने आप में एक पूर्ण विचार होता है, जिसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आपको उस गद्यांश में से ही उत्तर खोज के देने होते हैं। क्यों आते हैं अपठित गद्यांश? परीक्षा में इन गद्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी में इतनी क्षमता है कि नहीं कि वो किसी लेख में से कोई भाव है, कोई अर्थ है, उसको समझ पाता है, नहीं समझ पाता। तो अपठित गद्यांश किस प्रकार से आप अच्छे से हल कर सकोगे, इसके लिए कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं। पहला देखें कि विद्यार्थी को गद्यांश ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़कर समझना चाहिए 2 या 3 बार, और उसके कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे से पढ़ने के बाद गद्यांश से जो संबंधित प्रश्न होते हैं उनको भी समझना चाहिए, उसका भी अध्ययन करना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा गया है। फिर इन प्रश्नों के संभावित जो उत्तर होते हैं, यानी कि उस प्रश्नों से मिलते जुलते जो उत्तर होते हैं, सही उत्तर होते हैं, वो गद्यांश में खोजने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर ही आधारित हो, चाहे वो उस प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है, लेकिन गद्यांश के अंदर से ही हमें उत्तर देना चाहिए, गद्यांश के आधार पर ही होना चाहिए। बाहर से या अपने मन से हम उत्तर नहीं बनाकर दे सकते। उत्तरों की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल, सहज, स्पष्ट, यानी कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा, सरल सहज भाषा में हमें उत्तर देना होता है। जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट रह गए हैं, यानी कि हमें ये लगे कि ये प्रश्न तो इसका उत्तर है वो ठीक नहीं है, उन्हें फिर से सावधानी पूर्वक पढ़ें। सोचने पर उनके उत्तर उसी में मिल जाएंगे, क्योंकि गद्यांश के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। सोचकर समझकर हमें उत्तर देने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिलते जुलते 2-3 उत्तर से उसके अंदर हमें लगते हैं। तो सोचकर समझकर अगर हम उनको ढंग से पढ़ेंगे तो उन्हीं के अंदर हमारा जो प्रश्न है उसका हल, उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। बार बार पढ़ने से ही सारी समस्याओं का हल हो जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य क्या बात है? शीर्षक का चुनाव। 1 नंबर का जरूर सबसे पहले पूछा जाता है कि उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक यानी कि हेडिंग आपको बतानी है। जो ऊपर आपका अपठित गद्यांश दिया गया है उसका विषय क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है शीर्षक लिखने से पहले कि शीर्षक मूल विषय से संबंधित हो, जो गद्यांश में मुख्य बात बताई गई है उसी पर आधारित हो, उससे मिलता जुलता हो। शीर्षक संक्षिप्त हो, छोटा हो, आकर्षक यानी कि सुंदर भी हो, सार्थक यानी कि उसका अर्थ भी हो। शीर्षक में अनुच्छेद से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए। अनुच्छेद यानी कि जो ऊपर गद्यांश है उसकी सारी बातें शीर्षक अर्थ देने में पूर्ण रूप से वो शीर्षक है वो तैयार होना चाहिए हमारा।
शीर्षक का व्याप मूल विषय से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शीर्षक वो विचार एक छोटा है और इससे बड़ा शीर्षक हम लिख दें, कोई और अर्थ साथ में ग्रहण वो करा रहा हो, या व्याप यानी कि फैला हुआ, कि उस गद्यांश के आधार पर ही हमारा शीर्षक होना चाहिए, उस गद्यांश की सारी बातें उस शीर्षक के अंदर हो। ऐसा शीर्षक नहीं होना चाहिए कि वो कोई उस गद्यांश से अलावा कोई भाव प्रकट करता हो। एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि किस प्रकार अगर आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश आ जाते हैं तो आप उसको हल करोगे। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी प्राधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में सने होना स्वाभाविक है। सने यानी प्रेम। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है, दृष्टि, उसकी सोच छोटी हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, यानी कि देश को सबसे आगे रखना, भले ही हमें सब को मिटाना पड़े। सब खुद को। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती है। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो, भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य प्रयत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है। फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। परिलक्षित कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखें इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मैंने बताया था कि शीर्षक बताना है आपको। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बात हमें पता है कि इसके अंदर ये नहीं कि इसके अंदर ये नाम अधिक आया है, ये नाम अधिक आया है। बात यहाँ पर राष्ट्र की हो रही थी कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीय भावना क्या होती है, किस प्रकार से हमें अपने खुद को मिटाकर राष्ट्रीयता को बचाए रखना होता है। तो इसका उचित शीर्षक हमें सीधा ही ज्ञात हो रहा है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता। कई बार किसी गद्यांश के 2-3 शीर्षक निकलते हैं और वो दोनों तीनों ही उचित होते हैं, उनमें से हमें एक लिखना होता है। सबसे क्या तात्पर्य है, उसे मिटाना क्यों आवश्यक है। तो हमें किस प्रकार ढूंढना है, पहले ही हमें रेखांकित कर लेना चाहिए जो मुख्य मुख्य बातें होती है, तो उसका भी हमें बहुत लाभ मिलता है। यहाँ सब की बात हुई थी कि सब का क्या अर्थ होता है, खुद को, अपने आप को। और क्या क्वेश्चन पूछा है आगे कि उसे मिटाना क्यों आवश्यक है, अपने आप को। तो उसके अंदर उत्तर है कि अपने आप को मिटाकर ही हम राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं। देश को प्राथमिकता देकर खुद को मिटाकर ही हम क्या है, राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं।
प्रश्न तीसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। इसके अंदर जो ये लाइन है ये दी गई है ऊपर, इसको आप सरल भाषा में या इसके पीछे क्या अर्थ है वो बताना है। देखो ये लाइन दे रखी है, इसका आशय स्पष्ट करना है कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ हमें ढूंढना है, खुद भी इसको हम बना सकते हैं। इसका अर्थ कि राष्ट्र को लोग ये मानते हैं कि यहाँ बॉर्डर है, इतना देश हमारा है, तो इसका भाव ये है कि ये राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र वो होता है जहाँ लोगों की संस्कृति, लोगों की विचारधाराएं, लोगों के नैतिक मूल्य आपस में मिलते हो। फिर आगे का क्वेश्चन हमारा है चौथा, राष्ट्रीयता से लेखक का क्या आशय है? गद्यांश में चर्चित 2 राष्ट्रभक्तों के नाम लिखिए। राष्ट्रीयता की क्या परिभाषा दी थी ऊपर देखें हम, और 2 व्यक्तियों के नाम भी लिखने हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नाम ये दे रखा, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष। आपको 2 नाम लिखने हैं, तीनों में से कौन से ही 2 नाम लिखो। और राष्ट्रीय भावना क्या है कि राष्ट्रीयता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना और देश को प्राथमिकता देना ही सच्ची राष्ट्रीयता होती है। 5वां हमारा है, राष्ट्रीय बोध को अभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है? राष्ट्रीय बोध का अभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है? यानी कि राष्ट्रीय भावना क्या होती है, राष्ट्रीयता क्या होती है, इसकी समझ कहाँ नहीं होती। क्वेश्चन को भी समझना बहुत आवश्यक है कि क्या पूछ रखा है। तो इसके अंदर ये हमारा उत्तर मिलेगा कि जो अपने खुद के लिए जीते हैं, जो अपने लिए खुद के लिए जीते हैं, जो धर्म, जाति, व्यवहार, कुल आदि के ऊपर अपना व्यवहार रखते हैं, उनकी जो सोच होती है वो छोटी होती है, वो राष्ट्रीयता को नहीं समझ पाते। आगे है हमारा छठा, राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का क्या स्थान है? राष्ट्र की प्रगति अगर हो रही है, उसके विकास में व्यक्ति क्या क्या स्थान होता है, उदाहरण देकर हमें समझाना है। उदाहरण ऊपर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। एक पहला भी कि जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, अपना सब कुछ मिटा दे, तब देश को ही प्राथमिकता दे, तब देश प्रगति करता है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक ने राष्ट्रीयता के लिए बहुत कष्ट उठाए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आगे 7वां क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राष्ट्रीय भावना परस्पर विरोधी हैं। कैसे? कि एक व्यक्ति स्वार्थ में जीता है, एक वो देश के लिए जीता है, तो आपस में विरोधी कैसे हो गई? अगर व्यक्ति खुद के लिए जिएगा, उसके अंदर ही हमें उत्तर देना है, इसके आधार पर खुद नहीं देना है। खुद तो हम इसका बहुत कुछ लिख सकते हैं हमारी समझ के हिसाब से, लेकिन शर्त क्या होती है पठित गद्यांश की कि इसी के आधार पर हमें उत्तर इनके देने होते हैं। ये देखो लगभग यही क्वेश्चन सभी से मैच कर रहा है कि जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है वहाँ राष्ट्रीय भावना नहीं हो सकती। जहाँ राष्ट्रीय भावना है वहाँ खुद को मिटाना पड़ता है। इस तरह से हमें 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 भी, 7 भी। तो अच्छे से उदाहरण से आशा है कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको ढूंढकर देने होते हैं। धन्यवाद।